Hello, my loved ones out there. This is ARK representing Arcanine. Dear all, in this session, I'm going to cover most important topic. चिंता मत करो, बहुत जल्दी हो जाएगा. 30 मिनट्स का गेम है. 30 मिनट्स का गेम है और 5 नंबर सिक्योर हो जाना है, पक्का बोल रहा हूँ. देखो, इससे पहला वाला पार्ट उम्मीद कर रहा हूँ देख लिया होगा. अगर रह गया है, अभी भी रह गया है, नॉट टू वरी अबाउट इट. अभी जाओ आई बटन पे ऊपर जाकर क्लिक करो. आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस क्लास को देख लो. इंपॉर्टेंट है वो पार्ट. इस पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूं बिजनेस कॉम्बिनेशन की, ठीक है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस सेशन के अंदर मैं खास बातें कवर करूंगा आपको. देखो, ध्यान सुनना. उम्मीद है कि बेसिक्स आपने पहले पढ़े हैं यार. ऑलराइट, बिजनेस कॉम्बिनेशन के. सो ये सेशन इजी ही है और इसमें हम लोग कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. देखो, पहली बात अगर हम बात बोले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस. ये बात पहले भी समझ ली थी हमने कि ये अप्लाई हो रहा है कहां पर, जहां बिजनेस, जी हां, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है और कॉमन कंट्रोल है. जैसे ध्यान सुनो, ए एंड बी दो अलग अलग कंपनीज है, मान लीजिएगा ए एंड बी. ध्यान सुनना, ए एंड बी. अब अगर मान लो ए जो है इसको अपना सब्सिडरी बना रहा है और ये इसका होल्डिंग बन गया, अज्यूम करो, और एक सब्सिडरी और है सी, ठीक है. ध्यान सुनना, जो है बी की. अब अगर ये ए एक्वायर कर लेता है जो कि बी के पास सी का स्टेक है. ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है. सी के पास किसका स्टेक है? बी ने बी सी का स्टेक ले रखा है. ये बी से इसका स्टेक अपने पास ले लेता है, मतलब कॉमन कंट्रोल. मतलब अगर देखें तो कुछ ऐसे समझो, ए के पास बी एंड सी, दो कंपनीज, कॉमन कंट्रोल. अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 है और बिजनेस कॉम्बिनेशन, बोलो ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो अप्लाई करेंगे. और यहां जो इंपॉर्टेंट बात कही है वो कहा है कि कोई एसेट्स ट्रांसफर पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो और वो एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो और वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, तो उसे नहीं मानेगा. समझना, जो एसेट्स ट्रांसफर हो रही है यहां पर वो बिजनेस भी क्रिएट करती हो, जैसे यहां हमने देखा, और अंडर द कॉमन कंट्रोल हो. मेन फैक्टर, मेन बात इसका यही है, याद रखिएगा, ठीक है. सो 103 जब हम अप्लाई करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा अभी हम समझेंगे. सो हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, पहले जैसे आपको बता रखा है कि भैया बिजनेस क्या होता है. यार ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि भैया आप जानते हो बिजनेस में 3 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट का मतलब यहाँ पे बेसिकली किस चीज से है, जो भी नॉन करंट आपके एसेट्स हैं. नॉन करंट एसेट्स, जैसे एज्यूम करो एक बार के लिए आपने रॉ मटेरियल यूज करना है, उस रॉ मटेरियल को इकोनॉमिकली बनाना है, तो आप एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम जनरली कहते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. एग्जांपल दे रखे हैं, आप रीड भी करेंगे, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा. और ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है रे बिजनेस का, जो है बोल रहे हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली उससे करना क्या है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, आउटपुट जो होगा वो इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट देगा, चाहे वो आपको प्रॉफिट के फॉर्म में देगा या शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देगा. ये सिंपल सी बात है, तो आई डोंट थिंक सो आई शुड डिस्कस इट. ऑलराइट, मैं आ रहा हूं मेन एस्पेक्ट्स पे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं. पहले एक बार फटाफट से बिजनेस कॉम्बिनेशन डेफिनेशन लेते हैं. कहता है क्या है, कहता है आप बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ सेपरेट एंटिटीज और बिजनेस इनटू वन रिपोर्टिंग यूनिट. मतलब बी तो पहले से ही था भैया सब्सिडरी, अब यहाँ पे सी को भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया. तो आपने सुना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ए की जब फाइनेंशियल्स रेडी किए जा रहे होंगे तो हम CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे. ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है यहां पर. बोलो सर, ठीक है. तो क्या मेन पर्पस है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ टू सेपरेट, अब से यहां पे हो सकता है दो, एक दूसरे ज्यादा भी होंगे, पे कह रहे हैं ना, टुगेदर सेपरेट एंटिटीज ऑफ बिजनेस इनटू वन रिपोर्टिंग यूनिट. The result of business combination is one entity obtains control of one or more businesses. If entity obtains control over other entity which are not business, the act is not a business combination. जैसे ध्यान सुनना, अगर कंट्रोल एक्वायर किया, जैसे मैंने कहा एसेट्स ट्रांसफर किया गया, बट एसेट्स ना ट्रांसफर करने के बाद में इट डजंट क्रिएट बट नॉट क्रिएट बिजनेस एक्टिविटी. तो भाई 103 यहां मत लगा देना, बात पकड़ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या होगा,
बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके लिए फैक्टर क्या देखेंगे हम लोग कि कॉमन कंट्रोल में, और बेसिकली जो देखा जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, एक आप सिंगल, या हम इसे कह सकते हैं एक सिंगल रिपोर्टिंग एंटिटी। जैसे यहां पर सीएफएस हम लोग क्रिएट बनाएंगे किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, जब एक ही हम बना रहे होंगे, याद रहेगा, सिंपल बात एकदम। तो क्या कह रहा है, अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर सेपरेट एंटिटीज ऑफ बिजनेसेस इनटू वन रिपोर्टिंग यूनिट। Result of business combinations, one entity obtains the control of one or more businesses. It is entity obtains the control over other entities which are not business. Then इसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे क्या, business combination for purpose of 103. In such a case, the reporting entity will account its assets acquisition. फिर reporting entity क्या करेगा, जो ये assets acquire किया गया है इसको ही अपना financials में represent करेगा as a acquisition of assets. याद रहेगा, simple बात एकदम। देखो, from the definition of business combination, it is clear that for a business combination, control by one entity of the other is sufficient and both entities can continue to exist. अब ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि कंपनी, समझो A ने B से C का स्टेक ले लिया, समझ में आ रहा है, C का स्टेक ले लिया, मान लो इसके अंदर इसका B ने पहले 51% होल्ड करके थे, अब B से इसने किसने ले लिए, A ने अपने पास 51%। अब B से जब C का स्टेक ले लिया यहां पर, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्या C एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं, इसमें एग्जिस्ट कंटिन्यू करेंगे एंटिटीज। बात समझ में आ रहा है, मेन पर्पस क्या है, जो सेपरेट रिपोर्टिंग हो रही थी वो सेपरेट रिपोर्टिंग ना होके बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक सेपरेट ना होके सिंगल रिपोर्टिंग यूनिट बन जाएगी। जैसे यहां पर A जो कंपनी है CFS फाइल करेगी, याद रहेगा। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल, इफ X लिमिटेड एक्वायर्स 70% शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड, then it is a case of business combination even if X limited and Y limited will continue to exist. जी हाँ, X limited becomes a holding company of Y limited and therefore they become one reporting entity by reporting consolidated financial statement. Simple एकदम। अब देखो यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर 103 और 110 में पूछ सकता है कि भैया क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, जो वर्ड कंट्रोल यहां यूज हो रहा है और सॉरी, और वर्ड जो कंसोलिडेशन प्रोसीजर यूज हो रहा है, ध्यान समझेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं 110 का, काउंटिंग स्टैंडर्ड 110 का, तो याद देखिएगा, इट डिफाइंस व्हाट, द वर्ड कंट्रोल एंड कंसोलिडेशन। चल जाओ यार, चल जाओ, कंसोलिडेशन प्रोसीजर, मतलब जब हम बात कर रहे होंगे CFS का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ना 110, ठीक है, जब हम बात करते हैं 103 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 103 का, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, ये भी CFS का बात कर रहा है, बट ये बेसिकली ये ब्रॉडली बता रहा है हर एक आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, बस समझ में आ रहा है, हर एक आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बेसिकली डिटेल में हमें कहाँ मिलता है, 103 में। सो प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपसे कंपैरेटिव करवा सकता है, कंपैरिजन, ध्यान रखिएगा। जैसे कह रहा है, it may seem that Indian Accounting Standard 110 CFS and Accounting Standard 103 business combination deals with the same thing which is not accurate. ऐसा नहीं है सेम, हाँ दोनों में ही बात कर रहे हैं CFS का एक तरह से अगर देखें तो, क्योंकि रिपोर्टिंग जब हम बोल रहे हैं 103 में सिंगल रिपोर्टिंग यूनिट बना रहे हैं तो ऑफकोर्स CFS तो हो रहा है, बट 103 डिटेल में हर एक आइटम का ट्रीटमेंट रेफर कर रहा है यहाँ पे। देखो, while AS 1110 defines control and prescribe the specific consolidation procedure, 103 is more about measurement of items in CFS such as goodwill, non-controlling interest and some other aspects। ना देखा जाए रिजर्व्स के ट्रीटमेंट की बात क्या रहेगी, यहाँ पे 103 में हर एक आइटम को बता रहा है, और 1110 जो है वो बेसिकली किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल को प्लस प्रोसीजर CFS के प्रोसीजर को बता रहा है। यह सिंपल रहेगा। अब देखो, while CFS first you have to apply 103 of course, क्योंकि पहले आप आइटम पता होना जरूरी है आपको ना, for measurement of the assets and liabilities acquired, non-controlling interest, goodwill, bargain purchase, then CFS consolidated procedure as per 1110। तो अगर हम ध्यान से कहें बहुत सिंपल वर्ड में भी कि भैया 103 ही पहले अप्लाई करके फिर हम लोग आएंगे 1110, याद रहेगा क्या, इसमें कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा आगे की इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ एक बात कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होंगे। एन एंटिटी शेल अकाउंट फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय अप्लाइंग द एक्विजिशन मेथड। अप्लाइंग द एक्विजिशन मेथड रिक्वायर्स द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, देखो आओ।
कह रहे हैं वापस देखो यहाँ पर, एन एंटिटी शेल अकाउंट फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय अप्लाइंग द एक्विजिशन मेथड। अब ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिफाई द एक्वायरर, फिर डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन, recognizing and measuring the identifiable assets acquired, liabilities assumed, and non-controlling interest in the acquired, and recognizing and measuring the goodwill or gain from a bargain purchase। गेन समझ में आ रहा है? गेन का मतलब बहुत सिंपल सा है, आई होप ये बहुत पता हो गया सबको। जैसे समझो एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू सपोज करो 100 रुपीज है, और जो आपने प्राइस परचेज पे पे किया है, जो आपने खरीद पे पे किया मान लो 90, तो ये जो आपको 10 रुपीज यहाँ पे मिला, आपके जो गेन हो गया ना, मार्केट में प्राइस 100, आपने उसको 90 रुपीज दिया है, 10 आपका क्या हो गया? गेन। अब इन सब ट्रीटमेंट्स को पहले देखो 103 के अंदर ये सब एक आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब 103 आप लगाएंगे, आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एंड अगेन देन आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 110 को अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल बात है। देखो एक सिर्फ ये कंप्लायंसेस के कॉन्सेप्ट से कह रहा हूँ, इतना जो बोल रहा हूँ ना, इतना इजी नहीं है जब अप्लाई करेंगे, ये प्रैक्टिकली अलग मेथड है। बट अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें कंप्लायंसेस चेक कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनर एक क्वेश्चन प्रोबेबली आपसे पूछ सकते हैं, सो इसे मिस ना कीजिएगा। अच्छा अब देखो एक और चीज सोचते हैं, कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल जो एग्जांपल अभी आपको पहले दिया था ABC वाला, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन मींस अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटिटीज of businesses in which all the combining entities of businesses are ultimately controlled by same party or parties both before and after the business combination, and that control is not transitory मतलब temporary नहीं होगा, ठीक है। देखो कंट्रोल, common control business combination will include transactions such as transfer of subsidiaries, businesses between entities within a group। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दे रखा है, जैसे P लिमिटेड ने 100% S2 लिमिटेड में ले रखा है, और S2 ने 160% S1 में ले रखा है, तो ये इसका सब्सिडरी बना और ये इसका, ठीक है। तो ये अगर होंगे सब्सिडरी किसका हो गया? इसका सब्सिडरी बन गया, और ये इसका बन गया। अब मान लीजिएगा P लिमिटेड S2 लिमिटेड से 60% S1 लिमिटेड का ले लेता है, बात पकड़ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन कंट्रोल। जो यहाँ पे भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, उसका दे रहा था कॉमन कंट्रोल का, याद रहेगा। देखो P Limited acquires from S1 Limited a 60% stake in S2 Limited for ₹10 crore. After the such position, the group will be ऐसे P Limited, फिर कॉमन कंट्रोल में चलेगा। कॉमन कंट्रोल मतलब P Limited में आपका S1 S2 दोनों चला गया, याद रहेगा कॉमन कंट्रोल। अब जब CFS बनेगा तो भाई मेंशन तो करेंगे ना, रिपोर्टिंग एंटिटी 1 बन गया। चलिए अब मेथड क्या रहेगा काउंटिंग फॉर कॉमन कंट्रोल बिजनेस? आइए फटाफट देखते हैं, सिंपल सा है ये भी एकदम। यहां पर भी हम लगाने वाले पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले वाला क्लास में डिटेल में बता दिया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए पहले वाली क्लास फटाक से देखिएगा। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट हमने इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर में हम देखा था पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है, याद रहेगा। आओ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज कंसीडर्ड इन्वॉल्विंग फॉलोइंग assets and liabilities of combining entities are reflected at their fair of course यार at their carrying amount जो है as it is पे कैरी किया जाएगा, ठीक है। No adjustment are made to reflect the fair value or recognize any new assets or liabilities. The only adjustment made for harmonize the accounting policies. Harmonize मतलब uniform accounting policies। अगर मान लीजिएगा assume कीजिएगा S1 में अगर डिफरेंट किसी आइटम का डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, और जब हम CFS क्रिएट कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आएगा तो सिर्फ इट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकता है, अदरवाइज कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। Financial information in a financial statement in respect of prior periods should be restated as if the business combination had occurred from the beginning of the earlier period presented in the financial statement, irrespective of actual date of combination. तो previous period से ही हम उसे as it is carry करेंगे, date of combination से नहीं देखेंगे। However, if business combination had occurred after that date, the prior period of information shall be restated only from that date. ये कब होगा? जब कह रहा है occurred after the date, the prior period of information shall be restated only from that particular date. तीन बातें commonly याद रखनी है, assets and liabilities as it is, you know what, उनके जो carrying amount उस पे present की जाएंगी, कोई adjustment क्रिएट नहीं किया जाएगा except for you know what uniform accounting policies. And third is जो भी financial informations हैं
वो आप एज इट इज कैरी करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉम्बिनेशन. कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, कैश, अदर एसेट्स. सिक्योरिटी शैल बी, सिक्योरिटीज आप नॉमिनल वैल्यू पे प्रेजेंट करेंगे. ऐसे ही अगर आपकी एसेट्स हैं तो उनको यहां पर आप फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट करेंगे. याद रहेगा, जो भी कंसिडरेशन मेरा बच्चा पे की जा रही है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर पी लिमिटेड ने अगर स्टेक ले लिया 60% S2 लिमिटेड का, तो इसके बदले कंसिडरेशन दे रहा होगा. तो कैसे दे सकता है? या तो सिक्योरिटीज में चल जा भाई, चल जाओ सिक्योरिटीज में एट फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, प्लस अगर एसेट्स इन्वॉल्व हैं तो एसेट्स कैसे रहेंगे? फेयर वैल्यू पे. छोटी छोटी टर्म याद रखनी है आपको बस. कैश भी हो सकता है, ठीक है. ऑलराइट, फिर देखो आगे कहता है रिटेन अर्निंग अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर इज एग्रीगेटेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस अपीयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. जनरली किसमें जाएगा? जीआर में. तो अगर रिटेन अर्निंग्स हैं तो हम सिंपली हम लोग जीआर में डालेंगे उनको, जनरल रिजर्व में. आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व शैल बी प्रिजर्व्ड, मतलब रिजर्व जो भी हैं एज इट इज कैरी किए जाएंगे. याद देखिएगा, ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है. याद आ रहा होगा, पहले वाला क्लास में बता रखा है. पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में रिजर्व्स एज इट इज कैरी किए जाएंगे. परचेज मेथड के अंदर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को ही रखा जाता है. ऑलराइट, बाकी रिजर्व्स को कंटिन्यू किया जाएगा. The excess in FNE between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets will be treated as goodwill. An amount of share capital, the transfer is recognized as a goodwill in the financial statement of the transferee entity. In such case, any deficiency होगी तो capital reserves. ये भी मॉर्निंग वाला क्लास में बताया, पहले वाला क्लास में. डेफिशिएंसी है तो उसे आप कह रहे हैं कैपिटल लॉस सीआर से चार्ज करेंगे मतलब. एंड अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर गेन हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स है इन दैट केस, देन गुडविल ट्रीट करेंगे. फिर गुडविल का ट्रीटमेंट सेम वैसे ही जो अमोर्टाइज करेंगे फॉर 5 years. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं गुडविल के, पहली वाली क्लास में बताएं. उन फैक्टर्स को कंसीडर करके ही गुडविल का यूजफुल लाइफ चेक किया जाएगा. डिस्क्लोजर्स क्या क्या दिए जाएंगे? बहुत सिंपल सा है. कहता फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या रहेंगे डिस्क्लोजर्स, जैसे नेम एंड जनरल नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंबाइंड एंटिटीज भी है, तो बताना जरूरी है. प्लस डेट ऑन विच ट्रांसफर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द शेयर्स इशूड टुगेदर विद द परसेंटेज ऑफ द ईच entity equity shares exchange to affect the business combination, amount of any differences of the consideration of value of net identifiable assets acquired and treatment thereof. यही जो सारा काम किया ऊपर, तो इसी का डिस्क्लोजर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना जरूरी है. क्योंकि फर्स्ट में मतलब क्योंकि ये आपने जो हर बार नहीं देना है, जो कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है अब उसका जितना परसेंटेज पर इक्विटी शेयर हुआ है, मतलब इक्विटी शेयर के अंदर, वो आपको बताना होगा. ऑलराइट, फिर कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. अब कह रहा है कि सर मान लीजिएगा बैलेंस शीट रेडी हो गया, उसके बाद में बिजनेस कॉम्बिनेशन इफेक्ट हुआ है, तो क्या किया जाए? तो भाई सेपरेट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. याद देखिएगा, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को अप्लाई करते हैं और सेपरेट रिपोर्टिंग करेंगे. ठीक है. When a business combination is affected after balance sheet but before the approval of financial statements for the issue, याद रखिएगा अप्रूवल होने से पहले, either party to the business combination discloses is made in accordance with the accounting standard 10 events after reporting period. क्या कह रहा है? Accounting standard 10 events after reporting period. But a business combination is not incorporated in the financial statements. ये जरूरी है. In certain circumstances, business combination may also provide additional information affecting the financial statements themselves, for instances by allowing the going concern assumptions to be maintained. सर फटाफट बताए जा रहे हो. देखो सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, पहले वाले क्लास में इन सबको मैंने बहुत बारीकी से पहले ही बता दिया है. सब पहला वाला क्लास में नहीं देखा है, फिर बोल रहे हैं आई बटन में जाओ, क्लिक करो, देखो उसको. ठीक है. एंड ये से मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरा मेन पर्पस कुछ बताना है और कुछ आपको समझाना. अब देखो, जिससे पहले वाला क्लास अटेंड किया हुआ है वो तो इसको सिंपली रीड करे, इसलिए बार बार कह रहे हैं रीड करे. दोनों में कंपैरिजन करके देखने को मिलेगा 14 में और 103 में. ठीक है. चलिए, एक ये भी बन सकता है इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, नो डाउट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3 आर सेम, आर वेरी ग्रेट एक्सटेंट. बट ऐसा नहीं है, पूरी तरह से सेम नहीं है. एक जगह हम देखेंगे यहाँ पे बार्गेन परचेज के अंदर
बार्गेन परचेज गेन हो रहा है, वहां डिफरेंस आएगा। देखो कहता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स स्कोप बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, जबकि 103 बात करता है जी हाँ गिव द गाइडेंस ऑफ दिस रिगार्ड, कॉमन कंट्रोल के बारे में बता रहा है। IFRS 3 requires bargain purchase gain arising on business combination to be recognized in P&L। ठीक है, बार्गेन पे समझ में आ गया ना अभी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स और अगर परचेज प्राइस में डिफरेंसेस है, आपको गेन अगर हो रहा है उसमें, ठीक है, आपने परचेज किया है और फेयर मार्केट वैल्यू जो है उससे कम पे आपने परचेज किया है, तो ऑफ कोर्स आपका गेन हो गया। 103 requires that the bargain purchase gain to be recognized in the other comprehensive income and accumulated equity as capital reserve unless there is no clear evidence for the underlying the reason for classification of the business combination as bargain purchase, in which cases it shall be recognized directly in the equity as a capital reserve. The main reason for this carve out is that recognition of gain in profit and loss would result into recognition of the unrealized gain as a value of the net assets is determined on the basis of fair value of net assets acquired। acquired यहाँ पे मतलब कह रहे हैं जितने पे आपने उसको पे किया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहे होंगे तुमको, फिर भी रहती है कोई डाउट तो पहले फिर बार बार समझा रहे हैं। किसी को लग रहा होगा स्पीड से जा रहे हैं सर, भाई स्पीड से इसलिए जा रहे हैं पहले वाले क्लास में अच्छे से कर दिया है, वो समझो एक बार। देखो डीमर्जर का क्लास, पहली बात, पहले एक छोटी सी बात याद रख लो, डीमर्जर पे तो साफ साफ कह दिया कि आप लोगों को याद होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभी टेक्स्ट वाला क्लास भी हम लोग किए थे, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 किए हम लोग, उसमें हमने डिस्कस भी किया है कि अगर हम बात करेंगे है ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें सेक्शन 2 19A हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर मेरा बच्चा लोगों ने डीमर्जर के लिए वो नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ के जरूर जाइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डीमर्जर, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अप्लाई कर रहे थे फॉर अमलगमेशन, सेम शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ डीमर्जर। डीमर्जर पे वो अप्लाई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डीमर्जर होता क्या है भाई ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में क्लासेस सारी कर चुका हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस सेशन को इसलिए कैरी कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया और दे दिया जाए वापस से। ये केस स्टडी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है। ये बात करने वाला है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबिलिटी ऑन डीमर्जर। देखिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सोनी सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड विद रेफरेंस टू ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर अंडरटेकिंग, मतलब बिजनेस को अपना डीमर्ज करे, कौन सा सॉफ्टवेयर अंडरटेकिंग ऑफ सोनी इंडिया टू सोनी सॉफ्टवेयर। बोला ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, व्हाइल अप्रूविंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन सोनी इंडिया एंड सोनी सॉफ्टवेयर इन 2012 clarified that accounting standard 14 is applicable only to the amalgamation, not to the demerger. As per a scheme of arrangement, software undertaking of Sony India is proposed to be transferred to Sony Software under the section 2 of course यहाँ पे 391 previous company की बात कर रहा है। One of the condition of the scheme was that any excess in the value of net assets, ध्यान सुनना, any excess in the value of the net assets of the software undertaking transfer to the resulting company shall be applicable for distribution to shareholder of the resulting company। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 14 लगाओगे तो नहीं हो सकता, अलाउड ही नहीं है एक्सेस को आप ले, भाई एक्सेस जो भी है वो एक्सेस आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बोला अच्छा ठीक है, ये कैसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग। आरडी ने कहा ऑफ नॉर्टन रीजन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेज ऑब्जेक्शन इन हिज एफिडेविट फाइल्ड विद द हाई कोर्ट सेटिंग दैट एक्सेस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडरटेकिंग शुड बी एडजस्टेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अकाउंटिंग से 14 क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सेस अमाउंट है तो उसको आप क्या ऐसे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। ये हमने अकाउंटिंग से 14 में समझा, बोला ठीक है सर, नॉट टू जनरल रिजर्व एज प्रपोज्ड इन द स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट। अब यहाँ पर व्यू क्या रहा, उन्होंने कहा अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की प्लेन रीडिंग करेंगे तो उससे ही पता लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल फॉर अमलगमेशन। पिटीशन कंटेंट दैट 14 is applicable only to amalgamation, not to demerger. It was clarified that accounting standard is applicable only to amalgamation, not to demerger. On a plain reading of the accounting standard under reference, it is clear that the same is applicable only in case of amalgamation, not in the case of demerger. This has also been held by the Gujarat High Court. Same यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया। So ये बात छोटी सी जो मैंने बताई याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लोज 19A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आपको टैक्स असम्पशंस अगर लेने, टैक्स कंसेशंस लेने डीमर्जर के लिए, तो उसकी कुछ कंडीशंस हमने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी।
वो जरूर देख लीजिएगा। रिसेंट क्लास है भाई, कोई पुरानी क्लास है नहीं, रिसेंट क्लास है, तो बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है हमें, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस क्लास ले रहा है ना उसको इशू नहीं है। अब जो अचानक से सो के उठ के आया है उसका मैं ट्रीटमेंट क्या करूं भाई। हाँ आइए, अब यहाँ पे एक और बात समझेगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, बोला चलो ठीक है जी अकाउंट 14 तो नहीं लग रहा, बोला 103 के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो ख्याल समझेगा यहाँ पे। कह रहा है दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डीमर्जर रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाउ टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली इन कंडीशन ऑफ डीमर्जर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 19 AA are matched, and one of the such conditions that assets and liabilities are to be recorded by the transferee company at a book value, ये important है, book value of the transferor company as it is आएगा book value पर। Requirement to record assets and liabilities at fair value in such non-control business combination under accounting standard 103 may create problem in achieving the most, of course, क्योंकि हम लोग अगर दो बातें करेंगे यहाँ पर, देखो कह रहा है क्या, requirement to record assets and liabilities at fair value in case of a non-common control business combination under one of course, क्योंकि ये बात कैसे कर रहा है, common control का, create a problem in achieving the most tax efficient demerger। अच्छा मेरी एक सजेशन भी आप लोगों को है, डीमर्जर में तो हमने टैक्सेशन के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 19 ए को पढ़ा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत कर देना, इंपॉर्टेंट है। पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, एक जो मैंने अभी आपसे कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 एंड 103 को हम कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर इस पार्ट के अंदर बात करें, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ प्रोबेबल है, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या है। देखो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कोई कंपनी है बहुत लंबे टाइम से, मान लीजिए बहुत लंबे टाइम का मतलब ऐसा भी नहीं, मान लीजिएगा कुछ लगातार कुछ सालों से लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। अब जब लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल्स के अंदर कहीं ना कहीं जो एसेट्स की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं, देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि या तो फिक्सटिशियस एसेट्स रिप्रेजेंट हो रही होंगी या फिर जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो इसको वापस से यहाँ पर क्या करेंगे हम, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। जो ऐसी एक्टिविटीज होंगी, फॉर एग्जांपल जो रिडंडेंट प्रोग्राम्स होंगे उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। हम मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है, या हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। आइए एक बार सीखते हैं इसे। कहता है व्हेन अ कंपनी incurs loss for a number of years, बैलेंस शीट does not reflect the true position of the business, क्योंकि लगातार उसको लॉसेस हो रहे हैं मान लीजिएगा। As a higher net worth is depicted, अब net worth तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है, then that of the real one in such case a company assets are overvalued and it has many intangible assets and fixed assets. Such a situation does not depict the true picture of financial statements. Such a situation requires reconstruction, such as a reconstruction may be carried out internally. अब देखिएगा, internal reconstruction, assets are revalued, liabilities are renegotiated and losses are suffered are written off। 3 काम में करना है, क्या करना है, सबसे पहला एसेट्स को आप रिवैल्यू करेंगे, लायबिलिटीज को नेगोशिएट करेंगे, जो उनकी जो है एग्जैक्टली वो नेगोशिएट करना है, और जो भी आपके यहाँ लॉसेस हैं राइट ऑफ करिएगा। 3 चीजें रखेंगे। बाय रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, वेयरिंग द राइट्स और अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज नॉट लिक्विडेटेड, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा याद रखना, एग्जाम में हो सकता है कोई ट्रिक कर जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ क्या करना है आपको, एसेट्स को रिवैल्यू करना है, लायबिलिटीज नेगोशिएट की जाएंगी, प्लस यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे क्या, जो भी लॉसेस है उसे राइट ऑफ करेंगे। कैसे, रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल एंड डिफरेंशियल राइट्स, अगर डिफरेंशियल राइट्स हैं तो। अब देखिएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करने के क्या क्या तरीके, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मे बी डन इन फॉलोइंग वेज। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू द क्लोजर ऑफ यूनिट्स, मान लीजिएगा कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है और कॉन्टिन्यूस ऐसा मान लीजिएगा ऑब्सोलेंस है, आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसे केसेस में उसको पहले बंद किया जाएगा जो आपके लिए बेकार का खर्चा बन रही है। रिडंडेंसी प्रोग्राम्स, रिडंडेंसी प्रोग्राम्स का एग्जांपल समझेगा, मान लीजिएगा एक कंपनी है जिसके अंदर 5 मशीन्स आप यूज कर रहे हैं और 5 मशीन्स इक्वल टू 50 लेबर है। अब आपको लगता है, आपने देखा जो 5 मशीन है उसको वो 50 लेबर का काम कर देती है, तो आपने जो एक्सेसिव यहाँ पर 50 लेबर की अपॉइंटमेंट कर रखी है वो हटाएंगे। इवन ऐसा भी देखा जाता है जो मशीनरी आपके इस्तेमाल नहीं आ रही, जो प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे रिडंडेंसी का मतलब जो आपके लिए अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसे आप एलिमिनेट करेंगे। आपने एक्सेसिव लेबर अपॉइंट कर रखी है या एक्सेसिव एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रखे हैं जो आपके काम नहीं आ रहे हैं, वो किसी काम कर भी नहीं रहे हैं, तो उसको आप
एलिमिनेट करेंगे। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्विंग डिसेंट्रलाइजेशन। यूजुअली क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पर्टिकुलर एक जगह यहां पर जो होगा एक जगह से कंट्रोल किया जाएगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अंदर अप्रूवल प्रोसेस एक पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी दी जाएगी, अनफैक्टर्ड अथॉरिटी की वो रीजन ले सकता है। ये खास तौर से कब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल छोटा होगा देखिए और लॉस मेकिंग होगा। याद रहेगा जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ेगा वहां पे और ध्यान रखा जाएगा, फिर अलग तरह से यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस चलेंगे। सो बहुत सिंपल सा बात है, हम 3 तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन थ्रू क्लोजर ऑफ द यूनिट्स, रिडंडेंसी प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्विंग डिसेंट्रलाइजेशन। याद रहेगा छोटा टॉपिक है ये भी, एग्जाम के लिए ऐसा है 4 नंबर के लिए आ सकता है। ऑलराइट, अब कोई भी क्वेरी रह जाता है, देखो क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करो। समझो जो क्लासेस कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बीच में बता रहा हूँ। सीआर पढ़ना बहुत इजी है, बट हर क्लास में बार बार रिपीट नहीं करूंगा एक सेम कॉन्सेप्ट को, बच्चों का नुकसान होता है। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों का नुकसान होता है। तो क्लासेस कंटिन्यू अटेंड कीजिएगा, टेस्ट सीरीज कोई सा मिस मत कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रह जाता है तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।